हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ विथ मिस फारूकी। आज हम देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर डाइवोर्स कैसे लिया जाता है। देखो, भारत में बहुत सारे धर्म हैं और उनके अपने अपने पर्सनल लॉ है जिसके अंदर वो डिमांड करते हैं डाइवोर्स की, या फिर बाकी जो भी उनको राइट्स दिए गए हैं उस पर्सनल लॉ के अंदर वो बेनिफिट लेते हैं उस पर्सनल लॉ का, अपने अपने पर्सनल लॉ का। अगर हिंदू को डाइवोर्स लेना है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर डिमांड करेंगे डाइवोर्स की। तो हिंदू किसे कहा जाएगा इस बारे में भी इस एक्ट में बताया गया है। वो बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर डेफिनेशन दी गई है कि हिंदू किसे कहा जाएगा। तो उसमें सबसे पहले जो बाय बर्थ हिंदू है उन्हें तो हिंदू कहा ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा सिख और जैन और बुद्धिज्म धर्म के जो लोग हैं उनको भी हिंदू में इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब देखो कि इस एक्ट के जितने भी बेनिफिट होंगे इस धर्म के लोग भी बेनिफिट लेंगे। देखो, बोलने के लिए वो अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन इस एक्ट के हिसाब से उन्हें हिंदू ही माना जाएगा। फिर उसके अलावा जिन धर्म के लोगों का अपना पर्सनल लॉ नहीं है, ठीक है, तो वो धर्म के लोग भी क्या कर सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि देखो, मुस्लिम का अपना पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन का अपना पर्सनल लॉ है, पारसी का अपना पर्सनल लॉ है, ठीक है। तो कुछ ऐसे धर्म भी है कि जिनका अपना पर्सनल लॉ नहीं है, लेकिन वो कहाँ से डाइवोर्स या फिर बाकी चीज़ों के लिए क्लेम करेंगे कोर्ट में, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर डिमांड कर सकते हैं। अब देखो कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो डाइवोर्स के जो प्रोविजन दिए गए हैं तो उसमें अलग अलग सेक्शन में कुछ ग्राउंड बताए गए हैं। तो उस ग्राउंड के अंदर क्या कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1। देखो, ये जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 है ना, इसके अंदर हस्बैंड और वाइफ को कॉमन ग्राउंड्स दिए गए हैं। इस ग्राउंड का यूज़ कर कर हस्बैंड और वाइफ दोनों भी क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला ग्राउंड दिया गया है वो दिया गया है एडल्ट्री। एडल्ट्री मतलब कि शादीशुदा होने के बावजूद, मतलब आपकी हस्बैंड और वाइफ में से एक इंसान क्या करता है कि अब ये मैरिटल रिलेशन में तो ये है ही एक जगह, और ये शादी में होने के बावजूद किसी और दूसरे पर्सन के साथ क्या करते हैं, मैरिटल रिलेशन जैसे रिलेशन बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन ने एडल्ट्री कमिट की है। तो इस ग्राउंड का यूज़ कर कर हम क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। मतलब हस्बैंड ने एडल्ट्री कमिट की होगी तो वाइफ क्लेम करेगी, वाइफ ने एडल्ट्री कमिट किया होगा तो हस्बैंड क्लेम करेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि सेकंड ग्राउंड जो है क्रुएल्टी, जिसमें एक पार्टनर को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस ग्राउंड का यूज़ कर कर हम क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। फिर थर्ड ग्राउंड आता है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब ऐसा है कि शादी हो गई और शादी होने के बाद भी 2 साल कंटिन्यू, नॉट लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया है, हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राउंड का यूज़ कर कर डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं कि भाई 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा कंटिन्यू 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है, हम लोग साथ नहीं रहते, तो हम डिजर्शन के ग्राउंड के अंदर कोर्ट को डाइवोर्स की डिमांड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्ड कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी कि हिंदू धर्म छोड़कर किसी और धर्म को अगर अपनाया हो एक पार्टनर ने, तो क्या कर सकते हैं हम कि भाई अब ये हिंदू धर्म को इसने छोड़ दिया है तो मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो इस ग्राउंड का यूज़ कर कर हम क्या करेंगे, डाइवोर्स के लिए क्लेम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड आता है वेनेरियल डिसीज या इनक्यूरेबल लिप्रोसी, मतलब यौन रोग संबंधी कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है किसी एक पार्टनर को, तो इस ग्राउंड का यूज़ कर कर भी हम डाइवोर्स के लिए क्लेम करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मेंटल डिसऑर्डर हो गया, किसी हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक जो है पार्टनर वो पागल हो गया हो या फिर मेंटली डिसऑर्डर हो गया हो, तो इस ग्राउंड का यूज़ करेंगे हम और डाइवोर्स के लिए डिमांड करेंगे कोर्ट को। फिर आता है रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन मतलब ऐसा कि सन्यासी बन जाना, इस दुनिया की मोह माया छोड़कर सन्यास ले लेना। तो हस्बैंड वाइफ में से किसी एक ने सन्यास ले लिया हो तो फिर जो सेकंड पार्टनर होगा रिनाउंसिएशन का ग्राउंड बताकर क्या करेगा, डाइवोर्स ले लेगा। फिर नेक्स्ट सेवंथ ग्राउंड है प्रिज्यूम डेड, मतलब शादी हो गई और शादी हो जाने के बाद क्या होगा कि 7 साल तक हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक पार्टनर क्या होगा, 7 साल तक गायब है, पता ही नहीं है कि किधर है,
और 7 साल तक किसी ने उसको देखा भी नहीं कि वो इंसान ज़िंदा है भी या नहीं, या फिर किसी से हमने सुना ही नहीं कि वो इंसान को हमने देखा है, वो ज़िंदा है। तो ऐसी अगर सिचुएशन हो चुकी है कि 7 साल तक हमें पता ही नहीं कि वो इंसान ज़िंदा है भी या नहीं, तो हम प्रिज्यूम डेट का ग्राउंड लेंगे और कोर्ट को डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं या डाइवोर्स मांग सकते हैं। ये है कॉमन ग्राउंड्स हस्बैंड और वाइफ के लिए। फिर उसके बाद आता है कि सेक्शन 13(1)(a) जो कहता है एडिशनल ग्राउंड के बारे में बताता है कि एडिशनल ग्राउंड कैसे है कि अगर आपका कोर्ट में ऑलरेडी जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से रिलेटेड मैटर चालू था और उस पर कोर्ट ने डिक्री पास कर दी हो, तो वो डिक्री पास होने के बाद हस्बैंड और वाइफ डिक्री पास होने के बाद भी वो लोग 1 साल तक साथ में नहीं रहे या फिर कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ हस्बैंड और वाइफ में, तो फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम कि भाई हमारा जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो गई थी या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पास हो गई थी, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ नहीं रहे 1 साल से या फिर हम दोनों में कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, तो हम इस ग्राउंड का यूज़ करके भी डाइवोर्स मांग सकते हैं कोर्ट को। अब हम देखेंगे सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। इसमें भी एडिशनल ग्राउंड बताए गए हैं, लेकिन ये जो ग्राउंड है वो सिर्फ वाइफ के लिए है। पहला जो ग्राउंड है बायगैमी, शादीशुदा होने के बावजूद हस्बैंड ने क्या किया है, दूसरी शादी की, या फिर दूसरी शादी जब वो कर रहा था तो उस वक्त जिससे शादी वो कर रहा था उस लड़की को नहीं बताया कि वो ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, तो शादी होने के बाद जो अगर बायगैमी उसने कमिट की ये उसने की होगी तो वाइफ क्या करेगी, इस ग्राउंड का यूज़ कर उससे डाइवोर्स मांग सकती है। फिर नेक्स्ट ग्राउंड है उसके अंदर कि हस्बैंड जो है गिल्टी है रेप, सुडोमी या बेस्टियलिटी जैसे ऑफेंस में। गिल्टी मतलब अपराधी है, आफ्टर मैरिज शादी होने के बाद वो गिल्टी हो गया, रेप जैसे केस में, सुडोमी जैसे या बेस्टियलिटी जैसे ऑफेंसेस में अपराधी हो गया, तो इस ग्राउंड का यूज़ कर भी वाइफ क्या करेगी, डाइवोर्स मांग सकती है। फिर उसके अलावा जो मेंटेनेंस की डिक्री पास हो गई थी कोर्ट से और मेंटेनेंस की डिक्री पास होने के बाद हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं रह रहे हैं, उनमें कोई भी कोहैबिटेशन नहीं है, तो फिर लड़की जो है इस ग्राउंड के बेस पर कोर्ट को कहेगी कि मुझे डाइवोर्स चाहिए कि डिक्री पास होने के बावजूद भी हम लोग साथ नहीं रहते। फिर उसके बाद आता है 4th ग्राउंड, जिसके अंदर देखो कि जब वाइफ की शादी हो रही थी, लड़की की शादी हो रही थी, वो 15 साल से छोटी थी, 15 ईयर्स से कम थी एज में। फिर जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती उससे पहले ही उसने वो जो शादी हो गई थी उस शादी को अस्वीकार किया, मतलब माना नहीं कि वो उस शादी को आगे नहीं चलाना चाहती 18 साल से पहले ही। 18 साल की होने से पहले ही उसने अगर कोर्ट में केस फाइल कर दी कि 15 साल से मैं छोटी थी उस वक्त हुई थी और अब मैं 18 साल मुझे पूरा होना बाकी है, तो ये मुझे शादी स्वीकार नहीं है, इस ग्राउंड के बेस पर वो क्या करेगी, डाइवोर्स मांग सकती है। अब समझो कि 18 साल पूरे हो गए, शादी 15 साल से जब उम्र में 15 साल से छोटी थी उस वक्त हुई, लेकिन अब 18 साल हो गए, तो ये ग्राउंड छोड़कर बाकी ग्राउंड के अंदर वो डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकती है। ठीक है, ये हो गए वाइफ के लिए जो स्पेशल ग्राउंड या सेपरेट ग्राउंड, एडिशनल ग्राउंड दिए गए थे ये। अब हम देखेंगे सेक्शन 13(b) जो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के बारे में बात करता है कि जैसा कि हस्बैंड और वाइफ ये जो दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया, दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम साथ नहीं रह सकते, अब इस मैरिज को हम डिसॉल्व कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड वाइफ दोनों रेडी है कि अब उनको डाइवोर्स चाहिए, तो वो 13(b) के अंदर कोर्ट में केस फाइल करेंगे कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें इस मैरिज को ख़त्म करना है, तो जॉइंटली केस फाइल होगी। तो ये जो केस फाइल करने से पहले इस एक्ट के अंदर ऐसी कंडीशन है कि म्यूचुअल डाइवोर्स जब हम मांगते हैं कोर्ट में, तो कम से कम हस्बैंड और वाइफ ने म्यूचुअल डाइवोर्स मांगने से पहले 1 साल तक सेपरेट रहना होता है कि अलग अलग रहो, या 1 साल से अलग, ये जो टाइम ड्यूरेशन है 1 साल तक अलग रहने के बाद अगर आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं हम गलत कर रहे, मे बी साथ में आ जाए, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन होता है। लेकिन 1 साल ऑलरेडी वो अलग रह चुके हैं और उनको रहने के बाद भी अलग रहने के बाद और इसी बात पे है कि उनको डाइवोर्स लेना है, तो फिर उन्होंने क्या किया है कि कोर्ट में जॉइंटली केस फाइल कर दी कि हमें म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स चाहिए। तो जब हम पहली याचिका कोर्ट में दाखिल करते हैं ना, वहाँ से कोर्ट 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन देता है, मतलब 6 महीने के बाद सेकंड अपीयरेंस रहता है कोर्ट में। 6 मंथ के बाद जब हम कोर्ट में
आएंगे तो कोर्ट को हमें बताना पड़ता है हस्बैंड वाइफ को कि हमने जो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिमांड की थी उसके लिए हमारी पूरी सहमति है। ये जो सहमति देने का टाइम ड्यूरेशन होता है कोर्ट में आकर, वो 6 महीने, जहाँ से पहली याचिका दाखिल की थी वहाँ से 6 महीने के बाद और 18 महीने से पहले आपको कोर्ट में आना पड़ेगा हस्बैंड वाइफ को और बताना पड़ेगा कि हमने जो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिमांड की थी उसके लिए हमारी पूरी सहमति है। अब ये जो 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, कोर्ट क्या कर सकता है, कुछ स्पेशल केसेस में वेव भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। कैसे कि कोर्ट ने अंडरस्टैंड की, देखी, पढ़ी, उस टाइम कोर्ट को ऐसा लगा कि इनका रिकंसिलेशन होना अब पॉसिबल ही नहीं है और हस्बैंड और वाइफ है ऑलरेडी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र कर चुके हैं, अलग रह के देख चुके हैं, तो फिर कोर्ट ऐसा डिसाइड करेगा कि भाई 6 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन है ना उसको भी ख़त्म कर सकता है कोर्ट और उससे पहले भी म्यूचुअल कंसेंट के अंदर डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है। ठीक है, ये जो था पूरा प्रोसीजर था डाइवोर्स का अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 कहता है कॉमन ग्राउंड से हस्बैंड और वाइफ के लिए डाइवोर्स के लिए। फिर सेक्शन 13(1)(a) आता है जिसमें जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से रिलेटेड जो डिक्री पास हो गई थी उसके बेस पर हम डाइवोर्स हमको मिल सकता है। फिर आता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 जिसमें सिर्फ वाइफ को ग्राउंड मिलते हैं, एक्स्ट्रा ग्राउंड्स मिलते हैं डाइवोर्स के लिए क्लेम करने के। और फिर सेक्शन आता है 13B जो ये बताता है कि हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली डाइवोर्स के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।